मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो मैंने क्लास 10th के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो चलो इस वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे समझते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम समझते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो सकें और आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो चलो बिना टाइम को गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे है क्या कि आंसर तो सभी दिए गए हैं, लेकिन आपको सीधे सीधे रटने की बजाय मेरा मानना ये है कि आप उसको समझ सकें तो ज़्यादा आप उससे फ़ायदा उठा सकते। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अब सबसे पहली बात तो यही है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है ना। तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें किन किन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है। चलिए ये यहाँ पे अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। इसके 4 इंग्रेडिएंट हैं जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला इंग्रेडिएंट क्या है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे पर्णहरिम, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। सॉरी। दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर उसको हम पर्णहरित भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा जो ये है जिसको हम कहते हैं सनलाइट। सनलाइट। और चौथा पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है जल। जल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है H2O। अब यहाँ से इन्होंने यही पूछा है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आपको ये तो पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उसमें कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। और यूज कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। चलो अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम उस पर आते हैं, और वो क्वेश्चन कह क्या रहा है फिर एक बार समझते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस किससे निकलती है ना। तो कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन ये रहता है, वैसे तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जल से निकलती है, और जल का सूत्र क्या होता है H2O, है ना। तो यहीं से ये H2 जो है ये अलग हो जाता है, और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से सेपरेट हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं जो इसका पहला ही ऑप्शन है हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। उनका मानना ये होता है, या भी उन्हें ये लगता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है CO2, और CO2 में जो O2 है वो सीधा सीधा O2 अलग हो जाता है और कार्बन अलग हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप इससे बचे रहिएगा, और सही से इसका सीधा आंसर जो है वो है जल यानी H2O, उसको आप याद करिएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ओके
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वो है प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो देखो, जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो रही होती है तो उसमें 2 स्टेप होते हैं, एक प्रकाश अभिक्रिया है ना, और दूसरी जो होती है लाइट रिएक्शन एक को बोलते हैं, और एक डार्क रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ना प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे होती है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि एक जो कंडीशन यहाँ पे होती है वो होती है प्लास्टिड, जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है ना। और प्लास्टिड जो होता है उसके अंदर है ना, उसको क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में का एक टाइप है, किसका टाइप है, प्लास्टिड का एक टाइप है ये। और इसके अंदर जो होता है वो होता है थैलेक्वाइड, क्या होता है, थाइलेक्वाइड होते हैं, और थैलेक्वाइड वहीं पे होता है ग्रेना। तो जो प्रकाश अभिक्रिया है ये कहाँ पे होती है, ये हरित लवक के ग्रेना में होती है। ओके, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं, इसके पहला ऑप्शन है एटीपी तथा NAD2H, एटीपी तथा ग्लूकोज है ना, और क्या है एटीपी तथा NADP2H एंड उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तो इसका नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा एटीपी तथा NADP2H। एटीपी, अब ये एटीपी तथा NADPH क्या है उस बात को हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, यही हमारे इस वीडियो का बेनिफिट है। तो एटीपी ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ओके, तो चलिए एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये क्या है, ये एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी की एक यूनिट है जिसके थ्रू हम एनर्जी को, जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे कितनी ऊर्जा लिबरेट हो रही है वो हम यहाँ पे जज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और फुल फॉर्म आ रही है NADP2H है ना, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेंगे, हो सकता है ये भी पूछी जाए। तो इसको हम देखते हैं NADP2H, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाई, यहाँ पे 2H लगा है ना तो डाई हाइड्रोजिनेज हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे डाई हाइड्रोजिनेज। एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप दोबारा फिर समझिएगा उसको, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ना डाई हाइड्रोजिनेज। ओके, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, मतलब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल जो होता है तो ये अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है, तो जल को अवशोषित करता है, खनिज लवण को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, या ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। तो आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कब होती है, जब वहाँ पे प्रकाश ऊर्जा होती है, यानी प्रकाश होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, तो उन्हीं को ये क्लोरोफिल जो होता है वो अवशोषित करता है, सोखता है, और सोख करके है ना उनको थाइलेक्वाइड में और ग्रेना में ले जाता है, जहाँ पे प्रकाश ऊर्जा है ना अवशोषित होकर के और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। देखो बेटा, एक्चुअल में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिरकार विषमपोषी से सेंस यहाँ पे क्या है, उस बात को हम समझते हैं। विषमपोषी नहीं है ना, विषमपोषी नहीं है। देखो, स्वपोषी और विषमपोषी है ना, इस बात को अगर हम समझते हैं तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और विषमपोषी जो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, विषमपोषी नहीं है, विषमपोषी नहीं है, ये नहीं वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्वपोषी है, तो भाई समझो फफूंदी, यहाँ पे हालांकि आंसर दिया गया मनी प्लांट, लेकिन ये मनी प्लांट कैसे है उस बात को समझो आप। फफूंदी जो होती है वो कवक होती है, और ये विषमपोषी होती है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाती है। फीता कृमि भी विषमपोषी होता है, क्योंकि ये दूसरे लोगों से अपना खाना लेता है। ईस्ट जो होता है ये भी विषमपोषी होता है। लेकिन जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपने देखा होगा घरों में पाया जाता है ना, इसको सजावट के तौर पे हम घरों में रखते हैं, उसको बोलते हैं मनी प्लांट।
ओके, तो ये तो हो गया मनी प्लांट। और जो मनी प्लांट है वो स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी, मतलब अपना खाना खुद बना लेता है। आई होप समझ में आ गया होगा डिटेल में आपको। चलिए, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो सी के आकार की संरचना आहार नाल की कौन सी है? तो ये हो जाती है ग्रहणी। ग्रहणी जो होती है ये सी के आकार की संरचना हो जाती है। ओके, अब आहार नाल में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, है ना। आहार नाल जो होती है वो माउथ से लेकर के एनस तक, ठीक है ना, जो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक जो फैली रहती है, इसके बीच में जितनी भी संरचनाएं आती हैं वो सभी संरचनाएं जो होती हैं वो आहार नाल की संरचनाएं कहलाती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। तो ग्रास नली मतलब देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे माउथ से लेकर के और हमारे स्टमक तक दो यहाँ पे नलिकाएं जा रही हैं। एक सांस वाली जो हमारी नासिका मतलब नाक से होती है, जो हम सांस लेते हैं वो जाती है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, और श्वास नली भी उसको बोलते हैं। और दूसरी जो होती है वो होती है खाद्य नलिका, जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रास नली की बात की है, ईसोफेगस की बात की हुई है ना। तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें सीधा सीधा याद करना है, कुछ भी आपको इसमें समझने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस बात को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा और इम्पॉर्टेंट भी है बेटा। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या, देखो हमने ये समझाया हुआ है बहुत अच्छे से आपको। जैसे लार ग्रंथि, हम भी कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ को देखते हैं, फेवरेट चीज़ को देखते हैं, है ना, या फिर फेवरेट चीज़ ही नहीं, जैसे खट्टी चीज़ों को भी देखें। जैसे नींबू का अगर हम सोच भी लें, है ना, इमली अगर जिन्होंने खाई होगी उनको इसका एहसास पता होगा। इमली के बारे में अगर हम सोच भी लें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। तो एक्चुअल में जो पानी होता है वो पानी ना होकर के वो लार होती है, लार बोलते हैं उसको। और जो लार होती है उसको हम सलाइवा भी बोलते हैं। तो ये आती कहाँ से है? तो हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं और एक को बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ठीक है ना, और जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं उनमें अंतर क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो अपना जो सेक्रीशन होता है, जो उनसे निकलता है, वो सीधा ब्लड में मिक्स कर देती हैं और पूरी बॉडी में फैल जाता है। और जो बहिर्स्रावी होती हैं उनमें नलिकाएं होती हैं, उनमें ऐसी पतली पतली ट्यूब जैसी नलिकाएं होती हैं। वो हमारे जहाँ से वो सेक्रेट होता है और जहाँ तक उसको टारगेट ऑर्गन होता है, जहाँ तक पहुँचना होता है, वहाँ तक सीधी पहुँच जाती हैं। तो अब यहाँ पे समझिएगा लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो भाई ये 3 जोड़ी होती है। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। जो यहाँ पे दिया गया आंसर आप समझ सकते हैं। अब 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं इसके ऊपर भी डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर बोलते हैं, जिसको आप पैरोटिड ग्रंथि बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोलें अधोहनु और अधोजिह्वा। ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं, जो 3 जोड़ी होती हैं, जो हमारे मुख में पाई जाती हैं और इनसे सलाइवा निकलता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रम रूप परिशेषिका का भाग है। क्रम रूप परिशेषिका किसका भाग है वो इन्होंने पूछा है। तो देखो हमारे स्टमक में 2 तरह की आंतें होती हैं, एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है। तो जो क्रम रूप परिशेषिका है वो बड़ी आंत का भाग है। अब आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इसको हम ट्रिक बता देते हैं, इसको बोलते हैं DJ, यहाँ पे आप लिखोगे DJI, ठीक है ना। DJI का मतलब ड्यूडेनम, जीजूनम और इलियम। ये 3 संरचनाएं जो हैं वो छोटी आंत में पाई जाती हैं। इसी तरह से जो है वो आप उसको समझ सकते हैं। अगर हम इसको बोलें, इसी तरह से आप बड़ी आंत के भाग, जिसको हम बोलते हैं CCR, सीकम, कोलोन और रेक्टम, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी आंत के भाग हो जाते हैं। ओके, चलिए बाकी क्या होता है? बाकी अगर हम देखें तो जो अग्नाशय होता है इसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, और इससे भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। और ग्रास नली के बारे में हम ऊपर आपको समझा ही चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है ना।
मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब आपको पता है कि हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक बार जो हमारा जन्म होता है उसके बाद में जो दांत आते हैं, और वो 6 से 8 साल के बीच में या 10 साल तक जो दांत होते हैं वो पूरी तरह से उखड़ जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा दांत आते हैं। तो जो दोबारा दांत होते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं या स्थायी दांत बोलते हैं, और जो पहली बार आते हैं दूध के दांत जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, है ना, दूध के दांत, या फिर वो जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, 6 से 8 साल के लिए होते हैं, है ना। तो इनकी संख्या 20 होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। तो चवर्णक दंतों की संख्या, अब इस बात को आप समझिएगा, ठीक है ना। चवर्णक, वैसे तो यहाँ पे दिया गया है चवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है, ठीक है ना। चलो अब हम इस बात को समझते हैं। एक्चुअल में जो मनुष्य के दांतों का फॉर्मूला है वो है 2 1 2 3। क्या होता है? 2 1 2 3 होता है। 2 1 2 3 होता है, ठीक है ना। 2 1 2 3 को अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो ये कैसे होते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि 4 प्रकार के दांत होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले तो हम जिसको बोलते हैं आई मतलब इंसीजर, और इंसीजर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, हिंदी में अभी हम बताते हैं, 2 मिनट सुनिएगा आप इसको पहले। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, और कौन सा होता है? मोलर होता है, ठीक है ना। अब इंसीजर हो गया जिसको हम बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं बेटा? कृंतक बोलते हैं। और कैनाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं, है ना, रदनक बोलते हैं। और प्री मोलर, इसको हम अग्रचवर्णक बोलते हैं। और मोलर की अगर हम बात करें तो इसको हम चवर्णक बोलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ चारों प्रकार के दांत आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। अब इन चारों प्रकार के दांतों से हम फॉर्मूले को समझते हैं। ध्यान देना, एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। 2 1 2 3, ये 2 1 2 3 हो गया। ये उसी के नीचे फिर 2 1 2 3, यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, ठीक है ना। और उसके बाद में पीएम यहाँ पे हो जाएगा, मतलब प्री मोलर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा एम फॉर मोलर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इतनी बात समझ में आती है। देखो होता क्या है, हमारे जो मुख होता है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये मान लिया हमारा नीचे वाला जबड़ा है, और ये मान लिया ऊपर वाला जबड़ा है, ठीक है ना। तो ये दोनों के यहाँ से इतने पोर्शन का ये एक फॉर्मूला दिया गया है, ये इधर का और इधर ही इधर का, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने चवर्णक दांतों की संख्या, और चवर्णक मतलब जो हो गए प्रीमोलर और मोलर, तो 3 ये नीचे हो गए और 3 ये ऊपर हो गए। कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे बेटा? तो कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे 6 दांत। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, वीडियो को रिपीट करना। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ये मैंने आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं, चैनल को सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं, है ना, तो मैं आपके लिए बोर्ड का जब तक आपका पेपर होगा तब तक बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्रतिदिन मैं एक वीडियो लाने का मैंने सोचा हुआ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने लाइक भेज रहे हैं, कितने कमेंट डाल रहे हैं, तो मैं अच्छे से अच्छा आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन ग्रास नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है ये। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। क्या कहलाती है ये? अब इसको समझिएगा। जब भी हम मुंह खोलते हैं, आप शीशा में आपने देखा होगा कई बार, हमारे गले में एक पत्ती जैसी संरचना जो होती है वो लटकी रहती है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है? तो वो एपिग्लॉटिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यकृत स्रावित करता है। देखो बेटा, यकृत एक ऐसी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है। वजन में अगर हम वजन की बात करते हैं तो इसका वजन जो होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है, मतलब 1.5 किलो की ये अकेली ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी या सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी हो जाती है? यकृत ग्रंथि, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं यकृत क्या स्रावित करता है। तो यकृत जो होता है वो लार स्रावित करता है, ठीक है ना। लार स्रावित करता है, जठर रस स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है, अग्नाशय रस स्रावित करता है, ठीक है ना। तो यकृत जो होता है वो पित्त रस को स्रावित करता है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जठर रस किससे स्रावित होता है? तो ये हमारा जठर जो स्टमक होता है, जो गैस्ट्रिक जूस जिसको हम बोलते हैं या पेट बोलते हो आप जिसको, ठीक है ना, उससे स्रावित होता है। आमाशय भी आप कहते हो इसको, ठीक है ना। पित्तरस जो होता है ये यकृत से होता है। लार आपको पता ही चुका हो कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुंह में, है ना, जिसको हम पैरोटिड बोलते हैं और अधोहनु और अधोजिह्वा बोलते हैं, ठीक है ना। और अग्नाशय जो अभी हमने ऊपर बताया था आपको, पैनक्रियाज होती है, उससे ये स्रावित होता है, ठीक है। चलो न बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। क्या कहते हैं आहार नाल के पेशीय संकुचन को? तो आहार नाल एक्चुअल में देखो, समझो बात को, होता क्या है कि जो हमारी ओइसोफेगस होती है इस तरह से, और इसमें जो ये जो हम खाना खाते हैं ये हमारे माउथ में या हमारे मुख में जो हमारी लार होती है उससे मिल करके बॉल की फॉर्म में, छोटी छोटी गोली की फॉर्म में ये संरचनाएं बना लेता है। और इसको जब हम निगलते हैं तो ये उसी ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक तक या लीवर तक या आमाशय तक पहुंचता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है, इसमें ये जो ओइसोफेगस होती है, जो खाद्य नली होती है, या फिर जिसको आहार नली भी हम बोल सकते हैं, ये जो होती है ये चलती कैसे है? तो इसमें एक मूवमेंट होता है बेटा, उस मूवमेंट का नाम होता है, ठीक है ना, उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। इस मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हिंदी में हम कहते हैं क्रमाकुचन। क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। ये वाला देखिएगा, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, एक होता है पेरिस्टोल्टिक और एक होता है क्रमाकुचन, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलो हम बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वो क्वेश्चन क्या है? जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस, अब देखो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है कि जठर रस आखिरकार होता क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर क्या होता है? आमाशय। आमाशय को ही इंग्लिश में हम कहते हैं स्टमक, ठीक है ना। क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं, जिसको आप अपनी देसी भाषा में पेट भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझने वाले हैं। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं समझना चाहिए, हमें उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिंपल वे में बात करते हैं तो अग्नाशय, अग्नाशय को मैंने अभी आपको बताया था, जो पैनक्रियाज होता है उसको अग्नाशय बोलते हैं। पित्ताशय, पित्ताशय गॉल ब्लैडर को बोलते हैं। देखो पित्त स्रावित किससे होता है? ये स्रावित तो यकृत से होता है, ये स्रावित किससे होता है? यकृत से। लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है ना। और आमाशय जिसको स्टमक बोलते हैं। तो जठर रस, इसको जठराग्नि भी कहते हैं, मतलब जो पेट में जो भूख लगती है तो जो अग्नि उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है ना, जठराग्नि। तो उसी अग्नि से यहाँ पे सेंस बन रहा है कि जठर रस स्रावित किससे होता है? तो ये स्रावित होता है आमाशय से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं उसको, ठीक है ना। देखिएगा और समझिएगा उसको। ट्रिप्सिन एंजाइम, प्रश्न क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये क्रिया करता है, किस पे करता है? अब एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? ये प्रोटीन का ही एक भाग होते हैं, ठीक है ना। और प्रोटीन क्या, प्रोटीन का एक भाग होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के इसमें एक्टिवेटर और बहुत सारी चीज़ होती हैं जो आप फर्स्ट ईयर और इंटर में उसको जा करके पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसी तरह से एक ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो किसके ऊपर एक्शन करता है उस बात को हम समझते हैं। तो देखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम वर्क करता है प्रोटीन के ऊपर। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। रेनिन आपने सुना होगा, जो बच्चे दूध पीते हैं वो दूध को पचाने के लिए, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन, ठीक है ना। कुल मिलाकर के इस तरह से आपको ये समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस को पूरी तरह से समझाया हुआ है, बार बार देखिएगा, है ना। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतनी बार आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसके वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मोर अपडेट के लिए हम इसका जो अगला पार्ट है उसको भी चालू करेंगे, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पे हम आपका लेके आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करेंगे तो हम उसको बताएंगे। ये चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर के सभी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, उसके बाद सेकंड और जो भी फर्दर चैप्टर है उन सभी को मैं ले लूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिएगा, तभी जाकर के मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा।